पिछली क्लासों में हमने HACCP सिद्धांत के बहुत सारे अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा है, जैसे यौगिकों के बंधन बनने की संभावना, प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति किस तरीके से होती है, कौन कौन से कठोर मृदु अम्ल क्षार अभिक्रिया करके किस प्रकार के खनिज का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिकों का स्थायित्व किस तरीके से निर्धारित किया जाता है और कौन से कॉम्प्लेक्स इसमें बनेंगे, और तुलनात्मक अध्ययन कौन अधिक स्थायी होगा, कौन कम स्थायी संकुल बनाएगा, हैलोजन अम्लों का आपसी सामर्थ्य किस तरीके से एक दूसरे के सापेक्ष जो हैलोजन अम्ल हैं HF, HCl, HBr और HI, उनकी सापेक्ष अम्ल सामर्थ्य क्या है, और धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन वह किस तरीके से धातु उत्प्रेरक जो है वह उनकी सक्रियता में या एक्टिव साइट्स में कमी आती है और वो किस तरीके से दूसरी गैसों को अधिशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वह मृदु अम्ल क्षार उत्प्रेरक की तरीके से भौतिक कार्य करते हैं, और जो वास्तविक सबस्ट्रेट जिसकी हम अभिक्रिया कराना चाहते हैं वह अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती है या कम मात्रा में होती है। HACCP सिद्धांत के आधार पर हमने ये जाना था जो विषमांगी उत्प्रेरण है वो किस तरीके से प्रभावित होता है तथा विलायक जो है वह किस तरीके से विलय होते हैं, और उभयदंतुक लिगैंड में जब एक से अधिक उनके रिएक्टिव सेंटर्स हों तो सक्रिय केंद्र हों तो किस तरीके से कठोर व मृदु अम्ल के साथ संयोग करेंगे और बंध का निर्माण करेंगे। लवणों की विलयशीलता की व्याख्या जैसे पढ़ा था हमने, HGO और HCl, HGS और HCl वो किस तरीके से विलयशील होंगे, कॉपर और कैडमियम का पृथक्करण किस तरीके से संभव है, KCN और H2S गैस प्रवाहित करके, इसी तरीके से सहजीविता का HACCP प्रिंसिपल का योगदान, हैलोजन विनिमय प्रकार की अभिक्रियाएँ किस तरीके से संपन्न होंगी, और परिवर्ती संयोजकता वाले धातु की कठोरता एक दूसरे के तुलनात्मक रूप से कौन अधिक कठोर होगा, कौन अधिक मृदु होगा, किसी भी अभिक्रिया का निर्धारण HACCP प्रिंसिपल के आधार पर किस तरीके से किया जाता है, तथा जल अपघटन प्रकार की अभिक्रिया वह किस तरीके से संभव है और किसका जल अपघटन होगा और किसका नहीं होगा, यह इस सिद्धांत के आधार पर हमने अभी तक जाना था। ये किसी अम्ल और क्षार की कठोरता का अनुमान किस तरीके से लगा सकते हैं, ये एक अनुप्रयोग हम और जानेंगे। जैसे कोई क्षार या जिसकी कठोरता या मृदुता का अनुमान लगाना है, वह क्षार अम्ल जो है उसकी मिथाइल मरकरी जो कि एक मृदु अम्ल की भांति कार्य करता है उससे अभिकृत कराकर देखते हैं। जैसे BH बेस है, वो एक उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है जो कि एक प्रकार से ये जो इसमें जुड़ा हुआ क्षार है उसकी हम कठोरता या मृदुता के बारे में जानेंगे। जैसे HCl है या HBr है या और दूसरे HNO3 है या H2SO4 है, इनके साथ जुड़े हुए और दूसरे जो क्षारक हैं वह कठोर है या मृदु है, उसकी हम जानकारी इस HACCP प्रिंसिपल के आधार पर
या HSAB सिद्धांत के आधार पर हम जानेंगे। जैसे मिथाइल मरकरी के साथ इसकी यदि अभिक्रिया कराई जाए, क्योंकि मिथाइल मरकरी जो है मृदु अम्ल की भांति कार्य करता है, जो इसके साथ स्थायी बंध बना ले तो इसके साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि H+ जो है वो कठोर होता है, इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ यदि कठोर होगा, क्षार होगा, तो ये आसानी से बंधन को नहीं तोड़ेगा और इससे मिथाइल मरकरी की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसी तरीके से यदि कोई मृदु क्षारक इसमें जुड़ा होगा, क्षार वाला अम्ल होगा, तो वह मिथाइल मरकरी अम्ल के साथ वह क्षारक आसानी से विकृत हो जाएगा और वह H+ आयन को अधिक आसानी से निकाल देगा। तो यदि BH में कठोर है तो यह मिथाइल मरकरी मृदु अम्ल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करेगा और H+ आयन नहीं देगा। यदि वह H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब वह जो जुड़ा हुआ बेस है वो मृदु प्रकार का है। तो मृदु अम्ल, मृदु क्षार मृदु अम्ल के साथ अभिकृत होकर बहुत ही मजबूत बंध का निर्माण करेगा और H+ आयन निकालेगा। तो ये इस तरीके से हम ये पहचान सकते हैं कि यदि कोई अभिक्रिया दाईं ओर जा रही है कि बाईं ओर जा रही है। यदि B मृदु क्षार है तो अभिक्रिया दाईं ओर जाएगी, यानी अग्र दिशा की तरफ जाएगी, और यदि अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है या बाईं ओर जा रही है तो इसका मतलब B एक कठोर क्षार है और इसको H+ आयन की वरीयता, इसके बंध बनाने की वरीयता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, लेकिन कुछ अनुप्रयोगों के बारे में हमने यहाँ पर अभी अध्ययन किया है और उनका उदाहरण के आधार पर उसको समझने की कोशिश करी है। अब हम पढ़ेंगे इस सिद्धांत की सीमाएं, HSAB सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। इसमें कुछ सीमाएं हैं जिन पर ये या तो काम नहीं करता है या कुछ कमियां हैं जिनके बारे में ये जानकारी नहीं देता है। पहला है, यह किसी भी मापन का किसी भी मापन का कोई मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं करवाता। मात्रात्मक पैमाने से मतलब है कि इसकी कोई वैल्यू जो है उसमें निर्धारित नहीं की जा सकती। जैसे अगर हम विद्युत ऋणता की बात करें तो ये 1 से 4 के बीच होती है। हाईएस्ट विद्युत ऋणता जो होगी, उच्चतम विद्युत ऋणता, वह 4 होती है। तो ये एक अंक है मापन का। ऐसे ही pH के लिए 7 to 14 है, वह क्षार के बारे में बताता है, और 7 से नीचे की pH जो है वह अम्लता के बारे में जानकारी देती है। लेकिन कठोरता मृदुता का कोई पैमाना नहीं है, केवल एक तुलनात्मक अध्ययन है, या हम लक्षणों के आधार पर किसी की कठोरता और मृदुता को निर्धारित करते हैं। तो उस परमाणु के, किसी भी अम्ल के या क्षार के या किसी भी समूह के, जिसको कि अम्ल क्षार कहते हैं, तो सबसे पहले उसमें ये निर्धारित किया जाता है कि वह अम्ल और क्षार है कि नहीं है, कौन सा उसमें अम्ल है और कौन सा उसमें क्षार है। फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाता है कठोरता और मृदुता के आधार पर। कौन तुलनात्मक रूप से किससे अधिक कठोर होगा या मृदु होगा, या कौन उसमें से कठोर होगा और कौन उसमें से मृदु होगा। तो इन तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही उसका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर कई अभिक्रियाएं इस तरीके की भी हैं जो कि अपने स्थापित तथ्यों से विपरीत का अलग से अभिक्रिया विधि को प्रदर्शित करती है। जैसे हमने एस्टरिफिकेशन के बारे में पूर्व में पढ़ा है।
जैसे किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्कोहल से अभिक्रिया कराएं तो एस्टर का निर्माण होता है और जल बनता है। लेकिन जब एस्टरिफिकेशन कराते हैं तो सामान्य तथ्य यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो H+ आयन त्यागेगा और अल्कोहल के OH आयन से विकृत होकर उसमें से OH निकलेगा और वह जल का निर्माण करेंगे और RCOOR डैश जो है वो एस्टर का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया में अभिक्रिया विधि थोड़ा हटके होती है। यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल में से OH निकलता है और अल्कोहल में से H+, जबकि हमने सामान्य तौर पर ये जाना है कि जो अम्ल होते हैं वे H+ आयन देते हैं और अल्कोहल होगा उसमें ऑक्सीजन का से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो OH के रूप में निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से OH- निकलता है और एस्टर और अल्कोहल में से H+ आयन निकलता है और ये एस्टर का निर्माण करते हैं। तो ये हमने अभिक्रिया विधि के आधार पर इसके जाना। तो यह सिद्धांत जो है इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं कर पाता है कि यह स्थापित तथ्यों के विपरीत क्यों इस को बताया गया। इसी सिद्धांत के आधार पर किसी अम्ल व क्षार की कठोरता मृदुता में उसकी सामर्थ्य क्या होगी और सामर्थ्य कहीं कहीं पर निर्भर भी करती है और कहीं कहीं पर निर्भर भी नहीं करती है। वैसे कठोरता और मृदुता जो है किसी अम्ल के सामर्थ्य के बारे में जानकारी नहीं देती, यानी ज़रूरी नहीं है कि कठोर अम्ल जो है वह प्रबल अम्ल की भांति कार्य करेगा ही, या प्रबल क्षार जो है वह प्रबल अम्ल की भांति प्रबल क्षार जो है वो हमेशा कठोर क्षार की भांति ही कार्य करेगा। ऐसा हमेशा संभव नहीं है। सामान्यतः संभव हो सकता है किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में परिस्थिति के अनुसार यह निर्णय होता है। तो यहाँ पर ये एक इसकी कमी है कि कोई एक निश्चित क्रम नहीं है कि कौन कब कठोर होगा और कब मृदु होगा। तो अम्ल के रूप में यदि बात करें तो अम्ल या क्षार की प्रबलता की बात करें या उनके सामर्थ्य की बात करें तो ये कठोरता मृदुता उसकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर नहीं करती है। इसी तरीके से CH3+ एक मृदु अम्ल की भांति कार्य करता है और H- जो है वह एक मृदु क्षार की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर मृदु अम्ल जो है वो उसके आकार बड़ा होने के कारण ऐसा है, जबकि H+ जो है वह कठोर अम्ल की भांति कार्य करता है, जबकि H- जो है वह एक मृदु क्षार की भांति कार्य करता है। तो यदि हम इस अभिक्रिया में CH3+ और H2 इस गैस की अभिक्रिया कराएं तो CH4 और H+ का निर्माण होना चाहिए, यानी यह अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि H- जो है अगर H2 में से H- निकलेगा H+ और H- माने एक को, जिससे कि आवेश भी इसका उदासीन हो जाएगा और एक H+ और H- का बीच का बंधन माने इसको, तो CH3+ एक जब मृदु अम्ल है तो इसके साथ एक मृदु क्षार यानी H- इसमें अभिक्रिया कर सकता है और CH4 का निर्माण कर सकता है और हाइड्रोजन प्लस अभिक्रिया HCl सिद्धांत के अनुसार यह अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए। लेकिन वस्तुतः यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। यानी ये जो अभिक्रिया है
HCV सिद्धांत के विपरीत है। फिर HCV सिद्धांत के अनुसार यह अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए, लेकिन यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो इस आधार पर हम बहुत सारी जानकारी और इसकी कमियों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्ययन के आधार पर हम बहुत सारी इनकी HCV प्रिंसिपल के बारे में जानकारी हमने ग्रहण की है और इस सिद्धांत का प्रयोग ये किस सिद्धांत पर आधारित है, इसके लक्षणों के बारे में हमने पूर्व में अध्ययन किया है। क्या क्या प्रयोग है, इसकी क्या उपयोगिता है इस सिद्धांत की। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जो रासायनिक केमिस्ट्री है इससे ही संबंधित है। ये केवल एक सिद्धांत मात्र है जिसके आधार पर बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है और उनकी जानकारी इसमें तथ्यों के आधार पर जुटाई जा कर ये बताई जा सकती है और उन जानकारियों को इस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है और उनकी व्याख्या की जा सकती है। तो ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण और एक उपयोगी सिद्धांत है जो कि बहुत सारी चीज़ों का व्याख्या करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या इसके साथ आसानी से की जा सकती है।